आरोप सही है मैडम। देखिए ये विपक्ष का काम है कि विपक्ष आलोचना करें। देखिए बजट के लिए आलोचना करना ये विपक्ष का काम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डोटासरा जी ने जो कहा उस पर रिएक्शन ले रहे हैं बीजेपी से, फिर आपके पास आते हैं। हाँ बताइए रविंदर जी, तो ये आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो तो आलोचना करेंगे, लेकिन आज जनता इसका स्वागत कर रही है, आम आदमी इसका स्वागत कर रहा है, आम आदमी स्वागत कर रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, कृषि क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। आप अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लाए, बोलेंगे तो फिर कैसे आवाज पहुंचेगी सुरेश भट्ट तक की? जवाब दे रहे हैं, वो भी तो आप सुनिए ना। अरे आपकी तरफ से डोटासरा ने सवाल कर दिया सर, उसी का जवाब दे रहे हैं सुरेश गर्ग जी, उसी का जवाब दे रहे हैं। यादव जी आपको ऑडियो मिल रहे हैं, सर आपको पूरा मौका दूंगी आप जो काउंटर सवाल पूछने का, पहले सुरेश गर्ग जी को जवाब देने जी। आरसीसी के लिए भी बजट है, रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बजट है, हर क्षेत्र के लिए बजट है, लेकिन विपक्ष को इसका सम्मान करना चाहिए बजट का, क्योंकि बजट हर क्षेत्र के लिए फायदे वाला है। एनपीएस को सुधार करने के लिए है, नई टैक्स रिजीम देख लीजिए, उससे 17,500 नहीं, लेकिन वो कह रहे राजस्थान को कुछ नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं राजस्थान को कुछ नहीं मिला, आपने अपनी सरकार बचा ली है। बिहार रेलवे के अंदर, रेलवे राजस्थान से तो मैं बता रहा हूँ, रेलवे के अंदर 9,500 करोड़ रुपए का बजट है रेलवे के अंदर। राजस्थान को 9,500 करोड़ रुपए का रेलवे के अंदर बजट है। जल जीवन मिशन के अंदर हमने पैसा राजस्थान को दिया है, हर क्षेत्र के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, जनता को समझ में आ जाएगा। यादव जी ईआरसीपी का जिक्र किया गया, मोहन सिंह डोटासरा की तरफ से ईआरसीपी को लेकर अलग से पैसा आवंटित नहीं किया गया, बताइए। राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। यादव जी ईआरसीपी के लिए पैसा आवंटित नहीं किया गया, ये डोटासरा जी ने कहा। किसने कहा ईआरसीपी के लिए? पैसा आवंटित है, ईआरसीपी 90% केंद्र सरकार बियर करेगी, 10% राजस्थान राज्य सरकार का है। ईआरसीपी के अंदर 90% केंद्र सरकार का 43,000 करोड़ रुपए का बजट है ईआरसीपी का, उसमें से 4,500 करोड़ राजस्थान सरकार का, बाकी का पैसा केंद्र सरकार बियर करेगी। हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए बजट के अंदर कुछ ना कुछ प्रावधान है। 4 करोड़ युवाओं को रोजगार की है, 500 नहीं 500 कंपनियां राजस्थान के लिए क्या है? सुरेश गर्ग जी बता दीजिए राजस्थान के लिए क्या है? ठीक है, राजस्थान के लिए क्या है? जल्दी से 2-3 पॉइंट बताइए, फिर अरबाज के पास जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं, तो बताएंगे राजस्थान के लिए ईआरसीपी के लिए पैसा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है। अरबाज अहमद का रुख करते हैं। अरबाज बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं, बताइए। और भी आपके साथ कुछ इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनकी भी रिएक्शन लीजिए, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा बजट उनको भी, और उनसे ये भी पूछिए क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस अब आया है कि वो रोजगार सृजन करेंगे, क्योंकि कई बड़ी यहाँ पे योजनाओं का लाने का जिक्र किया गया है रोजगार के लिए, 3 लाख करोड़ सीधे उसी में एलोकेट। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सेक्टर इन तमाम चीजों के अंदर हेल्थ सेक्टर है, जिस पर अभी बातचीत नहीं हो पाई थी। हमारे साथ में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से हैं, जो कि हेल्थ सेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे थे। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप रिव्यू करते हैं पूरे बजट को। मेजर जनरल सुभाष चंद्र पारिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल। ओवरऑल ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, मोदी गवर्नमेंट का 3rd टर्म का पहला बजट है, और ये एक कदम है भारत को विकासशील बनाने में। युवाओं, महिलाओं, किसानों को खास तौर से तवज्जो दी गई है। कमिंग टू दी हेल्थ सेक्टर में 2 मुख्य मुद्दे अब तक रहे हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ दी केयर एंड आल्सो दी अफोर्डेबिलिटी। इन दोनों को इसमें एड्रेस किया गया है। एक्सपांशन ऑफ दी नेटवर्क ऑफ दी हेल्थ केयर इन दी रिमोट एरियाज, ये अवेलेबिलिटी में फायदा पहुंचाएगा। और जो कैंसर की बीमारी है, जिसकी दवाओं को इंपोर्ट करते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट है, उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की है, उससे पेशेंट्स को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छा बजट है। सर जो आपने बताया जॉब्स के लिए भी काफी बड़ा सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, तो जॉब जनरेशन में भी मदद मिलेगी? जॉब जनरेशन में इसलिए मदद मिलेगी कि एक तो स्किल डेवलपमेंट पर इन्होंने काफी इम्पेटस दिया है कि स्किल डेवलप की जाए लोगों की, बिकॉज हमारे यहाँ युवा बहुत हैं, बेरोजगार बहुत हैं, और उनको जॉब की जो प्रॉब्लम होती है उनमें स्किल नहीं होना ही एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेल्थ सेक्टर में आप जब भी कभी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ जो वार्ड बॉय, वार्ड सहायिकाएं
होती हैं ये स्किल्ड नहीं होते हैं, अनस्किल्ड ही एम्प्लॉय की जाती है, बाद में ट्रेनिंग मिल जाती है। यदि इनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो स्किल डेवलपमेंट का प्लान किया है, मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ कि कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस बने जो उनको स्किल प्रोवाइड करे, तो ये पेशेंट के हित में होगा, अस्पताल के हित में होगा। एक ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें, आपने एक ऑब्जर्व किया, काफी वर्षों से आप देख रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तीसरी सरकार है मोदी सरकार की और ये पहला बजट है, तो ओवरऑल अगर देखें तो फाइनल रिव्यू क्या है? मेरे हिसाब से तीसरी सरकार का पहला बजट प्रोग्रेसिव है, आने वाले 5 साल के लिए शुभचिंतक है, और जो कि कल्पना की गई है कि 2047 तक भारत एक विकासशील देश बन जाए, उसके लिए एक कदम है। कुछ ऐसा जो आप चाहते थे कि हो वो अभी नहीं मिला, या जो चाहते हैं कि आगे होना चाहिए? इंडिविजुअल टैक्स में थोड़ा और बेनिफिट मिला है, लेकिन थोड़ा और मिलता है, बिकॉज जो सैलरीड पर्सन है, खासतौर से जो ऐसे सेक्टर में हैं जैसे डिफेंस सेक्टर में है, सैलरी है और उनको टैक्स की बहुत बर्डन होती है, यदि उसमें थोड़ा सा स्लैब को और बढ़ाया जाता तो अच्छा होता। नेवरदलेस फिर भी बढ़ाया गया है, ये एक अच्छी बात है। टैक्सेशन में कुछ उम्मीद थी जो आपको लगता है? हाँ, मैं सोचता था जो 7 लाख की हैं वो 10 लाख तक जा सकते थे, और बढ़ना चाहिए था, और ज्यादा लाभ होना चाहिए, ज्यादा लाभ होना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो ओवरऑल बैलेंस करके रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो स्टेट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए? राजस्थान के लिए टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए था, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता था। हो सकता है डिटेल में बजट आए तो उसमें कुछ हो, बिकॉज एट प्रेजेंट जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ है, तो टूरिज्म के लिए हो, और उसमें यदि राजस्थान को इंक्लूड किया जाए, पर्टिकुलरली मेरा ध्यान मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की तरफ है, क्योंकि राजस्थान हम अब तक बहुत अच्छे डॉक्टर्स और बहुत अच्छे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। यदि इसकी तरफ गवर्नमेंट कोई ध्यान देती है तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छा सेक्टर होगा, बिकॉज टूरिज्म इन एनी फॉर्म इन राजस्थान कैन बी डेवलप्ड। नहीं किया जा रहा है, कई तरह के नए जो है क्षेत्र देखे जा रहे हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी अपने आप में एक बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है, और हमारे यहाँ वो सब कुछ है जो अवेलेबल है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हमारे नन देन लेस हैं, और वो ये प्रोग्रेसिव हो सकता है। अब कनेक्टिविटी हुई है, मैं इसमें ये देख रहा था काफी टाइम से कि शायद हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हमारे यहाँ नहीं बढ़ पा रहा था, अब शायद बढ़ेगा। तो अब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें इजाफा होना चाहिए? होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज पे उन्होंने अपनी बातचीत बताई, किस तरह से जो है तमाम चीजों के ऊपर असर पड़ेगा, और खास तौर पर जो हेल्थ एंड मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने टूरिज्म से जोड़ते हुए सुझाव दिया, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि राजस्थान हमेशा पर्यटन में हर क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश करता है। ऐसे में मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा अनछुआ पहलू है जिसको अगर सही तरीके से टच किया जाए तो बहुत सारी संभावनाएं नहीं पैदा की जा सकती के क्षेत्र में राजस्थान में काफी ज्यादा संभावना है, और ऐसे में जरूरी है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। और चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं। निसार जी, आप ही का रुख करते हुए, चूंकि आप पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, क्या लगता है आपको, कुछ कमियां रह गई हैं क्या बजट में? देखिए, अब जब बजट सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं तो आप और डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसे कृषि से ही बात शुरू करें तो कृषि में ओवरऑल कृषि क्षेत्र के लिए बजट में ये कहा गया कि 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट पूरे कृषि क्षेत्र के लिए, जिसमें फिशरीज, लाइव स्टॉक, कोऑपरेटिव सब मिला के होता है। लेकिन अगर आप कृषि जो मुख्य विभाग है कृषि का, उसका बजट देखें तो उसमें उसका 1,16,000 करोड़ का बजट था, जो अब 1,22,000 करोड़ का बजट हुआ है। तो उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं दिख रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक महत्वपूर्ण सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एग्रीकल्चर में, उसका बजट में भी कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई है। 7,150 करोड़ से 7,500 करोड़ हुआ है। किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ था, 60,000 करोड़ पे। हाँ, उसकी उम्मीद थी कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा है, लेकिन रिसर्च पे खास तौर पर फोकस किया गया है। सूरज गर्ग जी, आपके पास आते हुए, चूंकि अरबाज के साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, देखिए वो भी यही बात कह रहे हैं कि राजस्थान की जो इकोनॉमी की रीढ़ है वो कही जाती है टूरिज्म। उड़ीसा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है, लेकिन राजस्थान पर अगर फोकस करते तो बेहतर होता। देखिए यही विपक्ष कह रहा है, कैसे जवाब देंगे सूरज जी?
देखिए आज जो बजट किया है एमएसएमई सेक्टर के साथ इस सरकार इस बजट में कुछ नहीं हुआ। टूरिज्म के लिए राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव थे वित्त मंत्री से रिप्रेजेंटेशन मिला था। यादव जी बात रखिए अपनी, यहाँ बात रखिए, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आप बोलोगे तो बोलूंगा या आप कमिट करोगे, बीच में नहीं बोलोगे। मैडम आप कमिट करोगे, कांग्रेस के प्रवक्ता की आदत है डिस्टर्ब। नहीं, आप कमिट करोगे बीच में नहीं बोलोगे। बात तो पूरी करिए यादव जी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए आज कैंसर की 3 दवाओं को इंपोर्ट ड्यूटी उस पर खत्म की है, तो क्या राजस्थान की जनता को फायदा होगा नहीं होगा? मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है। आपने एजुकेशन लोन, इस कदम को कैसे, इस कदम के बारे में तो जरा आप चर्चा कर लीजिए। आपके सवाल को भी मैं लेके जा रही हूँ सुरेश गर्ग जी के पास। कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी, सोने चांदी के गहने सस्ते होंगे, मोबाइल सस्ता होगा, तो इन कदमों को लेकर क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं सर आप यादव जी। नहीं, मैं ये स्वागत योग्य कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है कि आपको कैंसर की दवाएं सस्ती मिल रही है, सोना चांदी सस्ता मिल रहा है, मोबाइल सस्ता मिल रहा है, कांग्रेस से रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत सारे आइटम है, कांग्रेस से रिएक्शन ले लेते हैं। ये तो प्रोग्रेसिव बजट है, अच्छा बजट है, स्वागत करना चाहिए, कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन भाई विपक्षी तो आदत है जी कर रहे हैं क्या बुराई करना, तो बुराई करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर तो राहत भी मिली है। राजस्थान को भी इससे बहुत कुछ फायदा होगा। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है, 45 लाख करोड़ बजट की जगह 48 लाख करोड़ का बजट है। पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे तो क्या, हम तो बजट के साथ बता रहे हैं ना। ये लॉलीपॉप है, मुद्दे तो आप मानिए, आप बता दीजिए लॉलीपॉप की परिभाषा बता दीजिए, कैसे लॉलीपॉप है वो बता दीजिए, परिभाषा बता दीजिए कि ये लॉलीपॉप है। पर जवाब दे, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। जब जिस आदमी को ज्ञान नहीं होता तो वो यही बोला जाता है, जिस आदमी के पास में ज्ञान नहीं होता तो वो यही बोलता है। लेकिन इन्होंने एक ड्रेकोनियन प्रोविजन ला करके 43BS ला करके इस देश के अमीर पूंजीपतियों के फायदे के लिए एमएसएमई को खत्म कर दिया। एमएसएमई के कारण तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला 4 करोड़ 500 कुछ भी नहीं है। और आज ट्रेनिंग देगी युवाओं को, 500 इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा, उसके बाद 1 करोड़ नए युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। क्या किया है ये 25,000 रुपए की स्टैंडर्ड। सुरेश गर्ग जी विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि उड़ीसा का हमसे करते हैं जब पर्यटन की बात आती है। बिहार के लिए आपने पिटारा खोल दिया है, आंध्र प्रदेश के लिए तो 15,000 करोड़ अतिरिक्त दे दिए हैं। आप अपने सहयोगियों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का ख्याल नहीं रखा गया। डोटासरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि 11 सीटों के हार का क्या बदला लिया है, 11 सीटों की हार का क्या बदला लिया है, बता दीजिए राजस्थान के लिए आपने क्या किया है। विपक्ष का पूरा ख्याल रखा गया है, विपक्ष का पूरा ख्याल रखा गया है। इनके भी टैक्स रिबेट मिलेगी, जितना आम आदमी को मिलेगी विपक्ष को भी टैक्स रिबेट मिलेगी। राजस्थान के लिए खास क्या किया गया है, फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा। जितना एजुकेशन लोग आम आदमी को मिलेगा तो इनको भी फायदा होगा। जितना आप मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख इनको मिलेगा तो आम आदमी को मिलेगा, तो हर आदमी को फायदा है। देश को पिछली बार भी 14 सांसद राजस्थान से आज जीत के गए हैं, लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, इन सब चीज़ों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। और जो बड़े बड़े दावे किए थे पहले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, डॉलर रुपए बराबर करने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस सस्ती करके आम जनता को राहत देने की बात थी, वो कहीं नजर नहीं आई। और ये बजट एक प्रकार से मैं समझता हूं सरकार को बचाने वाला बजट बनके रह गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे, डोटासरा की तरह ही वही बयान दे रहे हैं कि राजस्थान को नजरअंदाज किया गया है, सरकार को बचाने वाला ये बजट बताया जा रहा है। सरकार को बचाने वाला बजट दरअसल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आप लोगों ने पिटारा खोल दिया है। गर्ग साहब इस पे कुछ बोल भी नहीं रहे कि आखिर राजस्थान से इतनी दुश्मनी क्यों नहीं दिया राजस्थान को कुछ। अब टीकाराम जूली सवाल कर रहे हैं कि महंगाई से लेकर महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ आखिर? राजस्थान तो हमारा है, हमारा प्रदेश है।
राजस्थान को भी, जब 48 लाख करोड़ का बजट है तो राजस्थान को भी फायदा होगा। अगर मान लो एक राजस्थान का युवा है बैंक के अंदर लोन लेने जाएगा तो उसको भी फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अदर स्टेट के फायदे होगा। पूरे देश 10 लाख में डूबा है। ये सवाल उठ रहा है कि राजस्थान के लिए क्या किया होगा। रेलवे के अंदर 9,500 करोड़ रुपए का पैसा यहाँ पे राजस्थान में लगेगा, ERCP के लिए पैसा लगेगा और पैसा लगेगा तो राजस्थान की जनता को फायदा होगा। अब वो मानने को तैयार नहीं तो क्या करेगी? देखो ओवरऑल जनता को, आपने जनता के फीडबैक लिए, आप जगह जगह जाके जनता के फीडबैक ले रहे हैं, जनता स्वागत कर रही है सर। आज अभी आप कैंसर हॉस्पिटल में गए, वहां पे डॉक्टर साहब ने स्वागत किया। जनता स्वागत, देखिए जनता क्या कह रही है, ये भी रिएक्शन अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल थे उनके साथ अरबाज खड़े हुए थे सर। सुरेश गर्ग जी, उन्होंने ये कहा कि टूरिज्म पर अगर खास तौर पर राजस्थान पर फोकस करते तो बेहतर था, चूंकि अपार संभावनाएं यहाँ पर थी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो वो ये भी उम्मीद कर रहे थे ना कि कुछ मिलेगा खास। वो कह रहे हैं बिहार का जिक्र किया गया, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया, उड़ीसा का जिक्र किया गया, राजस्थान कहाँ है बजट के अंदर? सुरेश गर्ग जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान में 33 राज्य हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी राज्यों को सबको शामिल करते हुए लिया है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। टैक्स का जो भी पैसा आएगा राज्यों को मिलेगा। ठीक है यादव जी, सबका साथ सबका विकास पे काम करती है सरकार और इसीलिए अगर टैक्स रिजिम में बदलाव किया गया है, रोजगार दिया जाएगा तो फिर राजस्थान के पास भी तो जाएगा। अमीरों का विकास, बिहार का विकास, फोटो हम खिंचाएंगे, अमीरों के साथ फोटो हम खिंचाएंगे और फिर गाली बकेंगे। अशोक गहलोत जी अडानी के साथ फोटो खिंचाएंगे लेकिन गाली बकेंगे। अमीरों की शादी में जाएंगे लेकिन गाली बकेंगे। तो ये इनकी आदतें बन गई है, परंपरा बन चुकी है। फोटो उनके साथ खिंचाएंगे, अमीरों के साथ फोटो खिंचाएंगे, अडानी के साथ पेड़ के फोटो खिंचाएंगे। करके बोलिए ना, उनको किसान से मतलब है, न महिलाओं के सम्मान से मतलब है, न युवाओं के रोजगार से मतलब है, न MSME से मतलब है। 2-4 चंद पूंजीपतियों के फायदे देखा होगा। एक भी तथ्य इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें युवाओं को ये नुकसान हुआ है या किसानों को नुकसान हुआ। इन्होंने एक बार भी ये चीज नहीं बताई। इससे ये हो जाएगा भाई, ये चीज हुआ, इससे ये नुकसान होगा, बताओ तो ना, फैक्ट्स बताइए ना, फैक्ट्स बताइए। 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट को आपने पिछले 12 साल से ढो रहे हो। 2.5 लाख की एग्जम्पन लिमिट को पिछले 12 आपने तो पीछे 7 साल में भी 2 लाख के एग्जम्पन नहीं करवाए। 7 साल राज किया, आप बता देते। हमने तो 7,75,000 तक का 7,75,000 रुपए तक की इनकम एग्जम्प्टेड है। संजय शर्मा जी को हमें लाना चाहिए। संजय शर्मा जी, लगातार रोजगार को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब जो 15,000 सीधे EPF अकाउंट में सरकार की तरफ से जमा करने की बात कही गई है, साथ ही 3 इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करने की बात कही गई है। आपको लगता है कि अब वाकई जो चुनौती है उसको इस बजट के जरिए साधा जाएगा? 17 लाख करोड़ रुपए का संजय जी, यादव जी शांत हो जाइए। ये ज्ञान का अभाव है। एक शांत हो जाइए जी। देखिए, मेरी समझ में मैं शायद हमारे कांग्रेस के दोस्त को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट जो इंसेंटिव इनिशिएटिव है, स्कीम है, ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी में अनाउंस किया था। तो कम से कम दोनों पार्टी को इस मामले पे हाथ मिलाना चाहिए कि सरकार ने उस स्कीम को जिस भी रूप में लिया हो, आधा अधूरा लिया हो या किस तरह से लिया है, तो चिंता उठी विपक्ष से, जनता से उठी, सरकार ने उसे तुरंत शामिल किया है और जो स्कीम ऑफर की थी लगभग उसी के आसपास स्कीम की है। तो पहली बात तो कांग्रेस के साथियों और बीजेपी के साथियों को इस बात पे हाथ मिला लेना चाहिए कि वो एक लाइन पे देश के लिए सोच पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी चिंता है। सवाल उठता है, देखिए फिर से मैं एक बात और कहूंगा, फिर मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि सरकारें समय समय पे बहुत सारी स्कीम लाती हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक साल में सोच रहे हैं 20 साल की बीमारी को खत्म करेंगे। 20 साल की बीमारी हमारी शिक्षा पद्धति है। 2020 में इस पे इनिशिएटिव भी शुरू हुए, लेकिन अभी वो उस स्तर पे नहीं आई है कि सचमुच में हमें रोजगार परक बनाए। आप देखिए कि इस बार एनसीईआरटी में मैं खुद इस तरह के किसी प्रोग्राम पे काम कर रहा हूं पंजाब में। एनसीईआरटी में कहा गया है कि बच्चों की मनी की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की सहयोग की अंडरस्टैंडिंग, इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जबरदस्ती लोगों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर शिक्षा दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी नहीं है और जिसपे सरकार का खर्चा बहुत है। देखिए, इस बजट में जो सबसे मिसिंग पॉइंट है, मुझे उम्मीद थी कि शिक्षा पे जो आज 2.7% ऑफ GDP खर्च हो रहा है,
वो 6% होना चाहिए था या 3% क्रॉस करना चाहिए था, और जो हेल्थ केयर पे वो 1.7% या 1.9% हो रहा है, वो डबल होना चाहिए था। हमें इस बारे में कोई संकेत उसमें नहीं मिल रहा। देखिए, एक स्वस्थ और सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने के लिए, लेकिन कंपनियों में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप का मौका भी तो उपलब्ध करा रही है, तो स्किल्ड एजुकेशन पर तो फोकस है। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना था, अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड में सफलता में जो बाधाएं आ सकती हैं, वो शिक्षा को रिवर्स हमें प्लान करना पड़ेगा कि वो उचित हो। बाकी शुरुआत अच्छी हो गई है और ये अगले कुछ सालों में निसार साहब पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। निसार साहब, राजस्थान को लेकर लगातार आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कि नजरअंदाज किया गया, चाहे वो टूरिज्म की बात हो या फिर रेल प्रोजेक्ट्स की बात हो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर बिहार और आंध्र प्रदेश पर ये फोकस है? राजस्थान के लिए बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ। देखिए, जो इसमें दोनों पक्ष एक तरह से सही बातें कर रहे हैं। बजट पूरे देश के लिए है तो राजस्थान के लिए भी है, जो भी योजनाएं बनी है और राजस्थान के लिए भी हैं और दूसरे राज्यों के लिए भी हैं। लेकिन साथ ही जो विपक्ष के बाद साथी लोग जो बोल रहे हैं कि नाम लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई 2 राज्यों की ज्यादा, और टूरिज्म की बात आई तो उड़ीसा की भी चर्चा हुई, तो उससे दूसरे राज्य के जो विपक्ष के नेता हैं, जाहिर है उनको एक मौका मिलता है ये बोलने का कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो ये बात है। नहीं तो उनकी बात भी सही है कि सारी योजनाएं पूरे देश के लिए हैं। मैं थोड़ा आपसे वो हेल्थ वाली भी बात करना चाहता था, क्योंकि जो आपके एक एक्सपर्ट थे और उनका काफी रिस्पेक्ट करता हूं मैं कि उनके हिसाब से हेल्थ में भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन मुझे ये लगा कि जो 2 मेन स्कीम है हेल्थ में, एक है मतलब NHM जिसको पहले बोलते थे, अब आयुष मिशन बोलते हैं, उसका बजट 1200 करोड़ था पिछले साल, इस साल भी 1200 करोड़ है। और जो एक महत्वपूर्ण बजट है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 1200 करोड़ बजट था मैडम, इसका 3200 करोड़ इस साल है, 1000 करोड़ बजट कम हो गया इसका। तो ये राजस्थान बजट में भी इसकी चर्चा हुई थी इस मिशन की, कि राजस्थान में इस मिशन को लागू किया जाएगा और अगले 3 साल में एक फिगर बताया गया था कि इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये मतलब हम हेल्थ में भी, चलिए कुछ दवाओं को इस तरह से रूल बदले गए कि उनकी दवाओं की कीमतें कम होंगी और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन हमारा जो अभी संजय जी जो चिंता जता रहे थे स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को कंसिडरेबली बढ़ाने का, वो वाला चीज नहीं है, रूटीन इंक्रीज ही हुआ है। गर्ग जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन ये दोनों सेक्टर महत्वपूर्ण है। अब बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सुरेश गर्ग जी, क्या आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी? नहीं, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा एजुकेशन लोन, जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन लोन में एक इंटरेस्ट सब्सिडी की योजना लागू की है कि अगर 10 लाख रुपए तक का अगर वो डोमेस्टिक एजुकेशन लोन लेता है, डोमेस्टिक पढ़ाई करता है, तो उसमें 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। और एजुकेशन में जहां जहां जैसे जरूरत है वैसे, क्योंकि बजट क्या होता है कि कई बार बजट में, जैसे अभी मेडिकल हेल्थ में, तो हेल्थ में अगर वो सेम भी अगर बजट रखा है तो वो भी एक अच्छी बात है। सेम नहीं रखा है सुरेश गर्ग जी, माइनस कर दिया है। उम्मीद थी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, वो दायरा भी नहीं बढ़ा। पेंडेमिक के बाद हेल्थ कितने कंसर्न का सब्जेक्ट हो गई है, ये आप और हम बेहतर तरीके से समझते हैं। सुरेश गर्ग जी, लोगों की हेल्थ बढ़ रही है, हेल्थ बहुत अच्छी है, इस वजह से हो सकता है उस क्षेत्र में जरूरत नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा यादव जी, लोग यहाँ पर सुरेश गर्ग जी का कहना है कि लोगों की हेल्थ अब बेहतर हो गई, इसलिए हेल्थ सेक्टर में हमने ज्यादा एलोकेट नहीं किया। दवाइयों के अंदर हमने छूट दी है, दवाइयों के अंदर छूट दी है, तो आपको वो बजट को एप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ तो करना चाहिए, वो तो एप्रिशिएट करना चाहिए। महंगी दवाइयां आती है साहब, कहीं तो स्टैंड करो, तो महंगी दवाइयां आती है उसको अगर छूट दिए तो स्वागत योग्य कदम है। महंगी दवाई आती है कैंसर की, कंपनियों का आप इनकम टैक्स कम, कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे। करने का अलावा कोई काम नहीं। एक छोटा इंटरवेंशन है मेरा सुरेश जी की बात पे। नहीं, मुझे लगता है सुरेश गर्ग जी अगर आंकड़ा दे देते कि लोगों की हेल्थ बेहतर हो रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा विश्वास बढ़ जाता। जी जी, संजय शर्मा जी अपनी बात कंटिन्यू करिए। बताना चाह रहा हूँ, हमने रोजगार से जोड़ के देखने पे कुछ अध्ययन है दुनिया के, मैं संख्या मुझे याद नहीं है, वो ये कहती है कि सबसे बड़ी चुनौती ये कि भारत के यूथ को एम्प्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत खराब है।
तो सुरेश जी को इस बात का पता होना चाहिए। हेल्थ देखिए, आप दुनिया भर में देखिए, जिन देशों को आगे बढ़ना है उनकी आधारशिला शिक्षा और स्वास्थ्य रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में शुरुआत से हम ये बात मिस कर गए, और अब जब हमारा साइज बढ़ा है 2047 की दौड़ के लिए, अगर हमारा स्वस्थ मन वाला, स्वस्थ समाज वाला, स्वस्थ शरीर वाला इंसान नहीं होगा, जो हमारे आध्यात्म में सुरेश जी तो खुद हिंदू धर्म को समझते हैं, जहां पे बोली जाती है कि सबसे बड़ा क्या है, निरोगी काया। अगर हम उसकी अब हमने हिंदू धर्म की वैल्यूज को ही माने, तो सबसे बड़ी बात है निरोगी काया के बाद आदि समस्या खत्म होने लग जाती हैं। और हमें सबको मिलके, सारी पार्टियों को उठ के इससे एक साथ हेल्थ वाले मामले पे साथ आना चाहिए, और उसमें कोई शंका नहीं रखनी। अभी हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हेल्थ छोड़ देते हैं, और दुनिया भर में फिर से स्टडीज बताई हैं, जिन देशों ने ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया है हेल्थ का, उन देशों का नुकसान हुआ है। मेरी खुद शंकराचार्य से बातचीत होते हुए मुझे उन्होंने बताया, जिन देशों में व्यापारीकरण हो जाता है शिक्षा का और स्वास्थ्य का, वो उन्नत नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी नैतिक गिरावट शुरू हो जाती है। ये सब चिंताएं हमारी हैं, सुरेश जी की भी हैं, प्रधानमंत्री जी की भी हैं, सबकी हैं। तो हमें इस मामले में साथ खड़े होकर इस बारे में चुनौती देनी होगी, सरकारों को समझाना होगा। एक नागरिक के नाते सुरेश जी भी हैं, हम भी हैं, कि भाई इस मामले को आप देखिए, राजस्थान में एक प्रयोग हुआ था जो 25 लाख रुपए तक का, वो गलत है, सही है, कितनी स्कीम सही हुई। यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना एक एजेंडा बच गया हमारे देश में, वो होना चाहिए था। इस बजट में हमें देखने को नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आता कि किस कैलकुलेशन को लगाना, इसका बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम तो हमने लॉन्च कर ही दी है, अमेरिका से भी बड़ी हेल्थ स्कीम हम दे रहे हैं आयुष्मान योजना। आप कोई सी भी स्कीम, मैं कह रहा हूं कोई सी भी संख्या हम लागू कर दें, हम सबसे बड़े देश हैं दुनिया में। हाँ। इसके लिए धन्यवाद कि सरकार ने शुरुआत की आयुष्मान की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयुष्मान तक ही सिमट के। आप देखिए, फिर से अध्ययन ये बताते हैं, अमेरिका जैसी जगह में अगर कोई आदमी 3 दिन बीमार हो जाए हॉस्पिटल आए, तो उनकी 40% पॉपुलेशन गरीबी की रेखा से नीचे आ जाती है। हमारे देश की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो गरीबी से रेखा से नीचे आ जाता। तो सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें हेल्थ कवर देना पड़ेगा, दुनिया भर के अध्ययन ये बता रहे हैं। हेल्थ के बाद इस बारे में हम बात कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद दूसरी में जाओगे। सुरेश गर्ग जी, 3 लाख करोड़ आपने महिलाओं के लिए एलोकेट किया है, 2 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार मुहैया कराने के लिए किया है, साथ ही आपने नेचुरल फार्मिंग पर भी फोकस किया है कि 1 करोड़ लोगों का, किसानों की आप मदद करेंगे। बहुत बड़े बड़े ऐलान है, लेकिन सर ये धरातल पर उतरेंगे कैसे, पैसा कहां से आएगा? क्योंकि आपको अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी बनाना है, जाहिर तौर पर आपका लक्ष्य है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था आपको बनानी है। निश्चित रूप से पैसा देखिए कि अभी 45 लाख करोड़ का बजट था 23-24 का, तो उसमें खर्च किया है उसी तरीके से 48 लाख करोड़ का बजट है। जो पैसा है टैक्सेशन में आपने देखिए, जीएसटी कलेक्शन आज 22 लाख करोड़ रुपए का है, इनकम टैक्स कलेक्शन 20 लाख करोड़ रुपए का है। तो बजट तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में, फिर भी देखिए 48 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट 5% से नीचे है। जो फिस्कल डेफिसिट 5.5-6% के लगभग जाता था, आज राजकोषीय घाटा 5% से 4.9%। आप ये देखिए कि पहले जो 16 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट होता था, 16,15,000 करोड़ रुपए का, वो रिड्यूस होकर 16,11,000 करोड़ का हो गया। तो यानी कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करते हुए और बजट को बढ़ाया है। तो ये एक अच्छी पहल है कि हर क्षेत्र को पैसा देने के बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट 5% से नीचे रखा है। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है कि वित्त मंत्री जी ने बजट जो दिया है वो सब क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट दिया। इसी चीज को मैं आसान भाषा में समझूंगी। निसार साहब, चूंकि पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट आप हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, मुद्रास्फीति भी स्थिर है, ग्रोथ जो है वो 7% की अनुमान की गई है, तो रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है। तो फिर जाहिर तौर पर मकसद फिर ये होना चाहिए कि आम आदमी के बचत हो सके उसकी जेब में। तो क्या ये मकसद पूरा हो पाया है बजट के अंदर? क्या बचत हो पाएगी आम आदमी के लिए? वही उसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि जो भी मतलब जैसे रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य योजनाएं हैं, नरेगा हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हुआ, ये इन योजनाओं से आप ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से रोजगार देते हैं, पैसे ले जाते हैं उस एरिया में, लेकिन उनमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो पिछली चर्चा हो रही थी उसको लेके, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 2 अलग अलग योजनाएं हैं।
आयुष्मान भारत से वो आपको जो बीमा वाला मिलता है फायदा, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, वो जो सरकारी हेल्थ मशीनरी है, जो सरकारी हेल्थ सिस्टम है, अस्पताल हैं, उनमें इंप्रूवमेंट के लिए है, उसका बजट कम हुआ है। और उसका भी बजट जो बीमा वाला है उसका भी बजट बढ़ा नहीं है, लगभग स्थिर है जितना था। अब रही बात जो आपका सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे मांग की कमी है, जहां पे रूरल वेजेस नहीं बढ़े हैं बहुत दिनों से, रियल रूरल वेजेस देखें तो वो एक तरह से स्टेगनेंसी आई हुई है, तो उनमें इन योजनाओं से हम उनमें गति देने के प्रयास करते हैं। तो वो उनमें भी बहुत ज्यादा एक जिसको बोलते हैं कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक इम्पेटस मिला हो कि हाँ भाई नरेगा का पैसा बढ़ा है, या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का जरूर बजट बढ़ा है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का उतना बजट नहीं बढ़ा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उतना बजट नहीं बढ़ा है। तो इनसे हम देखते हैं कि वो हमें देखना होगा कि ये जो हमारा टैक्सेस, जैसे आपने कहा कि इंक्रीज हुआ है, जाहिर है हर साल इंक्रीज होता है टैक्स कलेक्शन सरकार का, उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं, सरकार का अपने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम वाले कॉस्ट हैं उनको अगर हम बढ़ाएं, उन पे ज्यादा फोकस करें, तो वो चीजें होंगी जो आप पूछ रही थी कि आम आदमी के जेब में या आम आदमी के सेविंग पे या आम आदमी के रोजगार पे फर्क पड़ेगा क्या। संजय शर्मा जी अब आपके पास आएंगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर हमने बात कर ली, एजुकेशन को लेकर बात कर ली, एग्रीकल्चर सेक्टर पर आते हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है, टीकाराम जूली को भी सुना कि किसानों का आय दोगुना करने का वादा किया था सरकार ने। तो क्या आपको लग रहा है कि किसानों के लिए उतना नहीं दे पाई सरकार जितना देना था इस बजट में? देखिए, किसानों के लिए जो कुछ अच्छी बातें उसमें नज़र आ रही हैं, एक तो ये कि वो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात है, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मौसम का बदलाव, आपने पिछली गर्मी 52-54 इस तरह की रिपोर्ट हुई, सही है गलत है उस पर शंकाएं थी। ये अब एक संकेत आने लग गया है कि हम जिस दुनिया का सपना देख रहे हैं, जो जीडीपी ड्रिवन ग्रोथ रेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट जो ग्रोथ रेट है, और अकूत आर्थिक प्रगति की है, ये इस पे बहुत जल्दी लगाम लगने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। और ख़ास तौर से अध्ययन ये बताते हैं कि जो गरीब है वो उससे बुरी तरह प्रभावित होगा। तो उस हालत में जो कुछ ये सरकार ने किया है, ये मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरा मानना ये है कि जितनी सिंपल ये बात समझी जाती है उतनी नहीं, क्योंकि अध्ययन फिर से ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है, वो सबसे कम होती है। तो किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर पे लोड कम होना चाहिए, कम संख्या में लोग एग्रीकल्चर के ऊपर होने चाहिए और वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने चाहिए। इस गैप को सरकार भरने की कोशिश कर रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जो इंसेंटिव की बात है, या पहले प्रोडक्शन लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट की बात थी, सरकार इस तरफ कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत पर्याप्त है। देखिए कोविड के बाद उल्टा हो गया, उल्टा ये हुआ कि 1 करोड़ युवाओं के लिए इससे फायदा पहुंचेगा क्या? देखिए आप सोचिए कि हमारा स्केल कितना बड़ा है कि कोविड के बाद हुआ क्या कि जो लोग बाहर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ऐसे करीब 12 करोड़ लोग गांव में काम करने वापस पहुंच गए। तो वहां की अर्थव्यवस्था पे दबाव आ गया। अर्थव्यवस्था पे दबाव का मतलब क्या हुआ? उनकी खर्चा करने की शक्ति घट गई। खर्चा करने की शक्ति घट गई मतलब वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन घट गया। देखिए हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? जो हमारा खर्चा होता है उस पर जो जीएसटी लगता है उससे सरकार समृद्ध होती है, सरकार के पास पैसा था। इनकम टैक्स के बारे में तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता अर्थशास्त्री हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो ये कहते हैं कि इनकम टैक्स कंप्लीटली स्क्रैप कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। एक और चीज जो मुझे मिसिंग लगती है रेवेन्यू और खासतौर से इक्वालिटी, एक बजट का पर्पस होना चाहिए था जिसमें हम दुनिया के, इसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर संजय शर्मा जी। यादव जी को मैं लेकर आऊंगी। यादव जी देखिए, आप लोग लगातार ये कहते हैं कि उद्योगपति की सरकार है, इस बात तो मध्यम वर्ग का खास ख्याल रख दिया गया, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया, तो इसका तो स्वागत कर रहे होंगे ना? तो अभी भी यही कह रहा है कि उद्योगपतियों के यादव जी, और विपक्ष तो तारीफ कर ही नहीं सकता ना अच्छी चीजों की। यादव जी मैडम देखिए, उद्योगपतियों की सरकार है, उस बात पे हम अड़ी कैसे? चुनाव के समय वित्त मंत्री जी ने वायदा किया था एमएसएमई को राहत देने के लिए इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH है उसको स्क्रैप करने का, कहीं जिक्र नहीं है। फाइनेंस एक्ट में कहीं उसको स्क्रैप नहीं किया गया, जबकि 90% एमएसएमई इस देश की क्राइसिस में है और 2023-24 में 90% से ज़्यादा एमएसएमई ने 43BH का खामियाजा भुगता है। तो ये बात पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने एमएसएमई की गारंटी का वादा किया था,
कानून बनाने का वादा किया था वो किया गया। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 गुना लागत बढ़ गई और उसका मूल्य क्या बढ़े 5%, 7%। पिछले 10 साल में 10% से ज़्यादा MSP नहीं बढ़ाई सरकार ने, फिर कौन से कृषि के खुशहालीकरण की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें जो धरातल पे है, जो इनके कहने और कथनी चाल और चरित्र चेहरा भाजपा का पिछले 10 साल में देश ने देखा है और वही इस बजट में है। कल का इकोनॉमिक सर्वे में लोन की बात हुई, आज भाजपा के प्रवक्ता लोन की बात कर रहे हैं। छात्रों को लोन देंगे, किसानों को लोन देंगे, गरीब को लोन देंगे। इस देश को कर्ज प्रधान अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। जो कृषि प्रधान थी, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था थी, ग्रामोद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उसको खत्म करके आयात प्रधान, चाइना से इंपोर्ट 3 गुना हो गया। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी उसके बारे में कोई चलिए ठीक है, तो चर्चा लगातार जारी रहेगी, किसको कितना फायदा पहुंचा और बजट में क्या कुछ खास रहा लोगों के लिए। यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार कवरेज जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।